चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ने किए थे, एक दो क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, उसके स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। क्या क्वेश्चन? अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। टेक फ्रॉम द वर्टिकल। इस बार एंगल कहां से दिया है? वाई एक्सिस से, है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कंपोनेंट रिजॉल्व करोगे तो हमेशा याद क्या है, हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग एक cos थीटा होता है ना। तो अगर आप चाहो तो टोटल 90 आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अभी भी आप वही कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। तो फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो आंसर आ गया होगा a cos 30 एंड a sin 30। हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्या हो जाएगा? a cos 30 और a sin 30 किधर हो जाएगा? किधर हो जाएगा भाई? वर्टिकल। अगर 60 के टर्म में करना है तो a cos 60 along y axis and a sin 60 along x axis। और क्या हो सकता है? a cos 30 along x axis and a sin 30। आंसर कभी नहीं बदलेगा। जो आपका cos 60 होगा वही आपका sin 30 होगा, जो आपका sin 30 होगा वही आपका cos 60 उल्टा होता है। ठीक है, और जो sin 60 होगा वही आपका cos 30 होगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू भी सेम है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। ठीक, अच्छा ये तो बताओ sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/2। तुम बताओ। सही है, हमने ये बोला, ये सही बता रही है। पढ़ लो बेटा थोड़ा, सही बताया तुमने। और sin 60 क्या होगा फिर? ये तो बता दो। 1/2 ना, मतलब ये एक, मतलब नींद में भी उठ के कोई जागे और किसी को एक बता दे कि sin 30 1/2 है तो बचा तो √3/2। नहीं नहीं नहीं, हमने 1 बोला। ठीक है, स्टार्टिंग से बाद में इसको दोबारा मैंने बोला √3/2। एक ही मौका होता है, एग्जाम देने जाओगी तो एक ही बार भरने का मौका मिलेगा, 2-3 बार नहीं मिलेगा। तो cos 60 किसके बराबर होता है? sin 30 के। ये क्या हो गया? 1/2 इंटू या फिर a/2। ये क्या हो जाएगा? sin 60 √3/2। ये हो जाएगा √3a/2। a cos 30 जो sin 60 वही cos 30, तो ये भी हो गया √3a/2। रटना नहीं है, प्रूफ हो गया। ये दोनों वैल्यू देखो सेम आ गई। ठीक, और यहाँ पर a sin 30 कितना? 1/2, तो a/2 ये भी देखो प्रूफ हो गया। ये दोनों वैल्यू सेम और ये दोनों वैल्यू सेम। ठीक है, ये है। तो मतलब ये समझ में आ गया, वर्टिकल से एंगल लो चाहे हॉरिजॉन्टल से एंगल लो, वैल्यू जो कंपोनेंट की है वो सेम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल 60। ठीक, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 40 न्यूटन। ठीक है, बता दिया कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्या कह रहे हैं? a cos 60 is equal to 40 न्यूटन। ठीक, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। पूछ रहे हैं a sin 60 कितना होगा? a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। cos 60 कितना होगा? 1/2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा a/2 is equal to 40 और a is equal to 80। Now put this value here, 80 into sin 60 √3/2, that is equal to 40√3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। ठीक, determine that vector which when added to the resultant of p and q gives a unit vector along x axis। मतलब वैल्यू क्या आएगी? i कैप आनी चाहिए। i कैप भी तो आएगी। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, along x axis मतलब की डायरेक्शन x axis के along। तो इसका मतलब आंसर i कैप आना चाहिए। तो देख लो भाई, इनको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करो, कुछ ऐसा करो ऐड करके कि रिजल्टेंट क्या आ जाए? i कैप। लगाइए दिमाग। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान था और एज यूजुअल आपने सही किया है, बहुत तेज है।
क्या कह रहा है? डिटरमाइन दैट वेक्टर। क्या कह रहे हैं? सेंटेंस तो पढ़ो। कह रहे हैं कोई ऐसा वेक्टर इन दोनों के साथ ऐड करो जिससे कि आंसर क्या आ जाए? आई कैप आ जाए, है ना? रिजल्टेंट क्या हो जाए? यूनिट वेक्टर हो और एक्स एक्सिस के अलावा मतलब आई कैप आ जाए। तो हम पहले एक काम करते हैं ना, p प्लस क्यू तो कर ही सकते हैं। वो मैंने कर लिया है पहले। ठीक है, ठीक। कितना आया आंसर इसका? इसका आंसर आया है बताओ। 3i plus 9j minus 7k। अच्छा, क्या किया तुमने? कैसे ऐड कर लिया? बेटा ऐसे नहीं पढ़ा। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और k को k के साथ। ठीक है, ऐसे ही है जवाब देना। अच्छा है। 2i plus 7j minus 10k plus i cap plus 2j cap plus ठीक। i को i के साथ करना है तो 2i plus i कितना हो जाएगा? प्लस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? एंड माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7k। ये तुम्हारा r के बराबर। r कितना होना चाहिए था? सर वो होना चाहिए था मतलब x x i होना चाहिए था ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? या फिर मैं ऐसे कर दूं कि r वेक्टर प्लस रिक्वायर्ड वेक्टर या फिर जो भी वेक्टर हमें चाहिए था इज इक्वल टू क्या आएगा? नहीं, गलत कर दिया मैंने। हमें वही तो ढूंढना है ना, रिक्वायर्ड वेक्टर है कौन सा। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या करें कि हमारा बचे सिर्फ i कैप, बाकी सब जीरो हो जाए। सर r इतना आसान है ये। r माइनस i क्या? तो i कैप देखो, रिक्वायर्ड वेक्टर की जगह r को मैं इधर भेज दूं तो रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, है ना? रिक्वायर्ड वेक्टर will be equal to i cap minus ये r कितना है? 3i प्लस 9j minus 7k minus 7k, है ना? ऑडियो आपका डिफर करेगा। चलिए, क्लियर है? ब्रैकेट ओपन करेंगे तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा। देखो, i माइनस 3i कैप माइनस 9j कैप माइनस प्लस हो जाएगा 7k कैप। कितना आ गया? माइनस 2i कैप माइनस 9j कैप प्लस यही आपका आंसर। सर लेकिन इसमें तो i क्या फाइंड करना है ना? मुझे लगता है रिजल्टेंट आपका i आएगा ना। उठाओ, इसको ऐड कर दो। p प्लस q का आंसर जो है इसी को ऐड कर दो, बचेगा i। अच्छा तुम मतलब मैंने सही करा। हमने क्या बोला? दो हमारे पास है, तीसरा वेक्टर ढूंढना है जिसको ऐड कर दें कि आंसर कितना आ जाए? i आ जाए। ठीक है, ठीक। ओके, चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिया? नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आप कर लेंगे फटाफट। क्या लिखा है? पहले देखो, सौ में यहाँ लिखा है ऐड। ठीक है, ऐड वेक्टर्स ए बी एंड सी। तीन वेक्टर हैं, मतलब दो से ज्यादा वेक्टर हैं, तो इसमें थोड़ा रूल देख लेना कौन सा लगेगा। ठीक, विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। सौ में यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी है? ऑफ 50 है, and are inclined at an angle of 45, 135 and 315 respectively। चलो इसके आगे तुम बताओ, ये एंगल कहाँ से हो रहा है मीजर? सर ये ऐसे उसके ऊपर जा रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। देखो, हमने बस एक नहीं ऐड किया, हमने बाकी सब रीड कर दिया, इसने वो भी रीड नहीं किया। हमने पूछा रिस्पेक्टिवली फ्रॉम कहाँ से, यहाँ लिखा हुआ x एक्सिस। इस क्वाड्रेंट के ऊपर जा रहा है, मतलब x के ऊपर जा रहा है। x ऐसे थोड़ा ना होता है, x एक्सिस से एंगल बन रहा है। तो पहला 45 हो गया, दूसरा 130 यहाँ पे जाएगा, माफ करना, वो 90 होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? 315। ठीक है, इस तरीके से एंगल मेजर हो रहा है। ठीक है, अब करके बताओ क्या देख रही हो, सॉल्व करो। एक चीज मुझे बताइए, क्या आप वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने में सक्षम हैं? मैंने बोला वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। क्यों आयुषी?
एंगल कैसे निकलेगा? अरे कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस मैंने कहा ना, फिजिक्स में कॉमन सेंस चलाओ, बस दिमाग नहीं चलाना है। ये एक्स एक्सिस से एंगल है 45, दूसरा एक्स से ही है 135। हमें तो दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए ना, तो 135 minus 45 will give me the angle between these two vectors A and B. सिमिलरली अगर मुझे B एंड C का निकालना है तो 135 को मैं 315 से माइनस कर दूंगा, तो बचा हुआ एंगल मुझे क्या मिल जाएगा? B एंड C के बीच का एंगल। सिंपल लॉजिक था, तो वो कर लेना, आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और देखा जाए तो उसमें आंसर पहले से दिया है 180, वो भी सामने आंसर लिखा हुआ था। देखो ये यहां से बनाया एंगल, ये 180। सॉल्व करिए। 180 यार। तो आंसर तो बताओ मुझे, एंगल थोड़ा ना पूछ रहे, आंसर बताओ। रिजल्टेंट वेक्टर, बेटा इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? देखो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, नहीं दिख रहा? ये भी 50 ये भी 50, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट होके सम करेंगे तो 0 आएगा। रिजल्टेंट का आंसर 50 है, रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस कितना होगा? 45। खत्म, आंसर आ गया। पेन क्यों चलानी है? ठीक है, तुम लोग इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि कुछ भी नहीं करना था इसमें। a प्लस b प्लस c करना है। मैं लिख सकता हूँ b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर, सो b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू a। आंसर एंगल कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है, राइटिंग की तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी राइटिंग है तुम्हारे सर की। और ये सही ना करिए, ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ये 45 लिखा हुआ है, अब वो और सुंदर लग रहा है, तो मैं इसको सबसे गंदा लिखूंगा, ये सबसे गंदी राइटिंग है ना। 45 ठीक, फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये भी लिख दे, नहीं तो अभी सौम्य कहेगी सर कहाँ से एंगल बन रहा है? वो वहां से है ना। एफ तो अच्छा बना है यार, और आर रो लग रहा है। तो चलो ठीक है, सारी आर्ट यही हो गई, पढ़ लेना बाद में, है ना, पहले पढ़ लो। हम मेडल देख रहे हैं। The sum of three vectors shown in figure is 0। ठीक, पहले से बोल दिया कि तीनों को जब सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 0। What is the magnitude of vector OB and OC? OB and OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। क्या हो गया सर? एक का 10। करो करो, ट्राई करो पहले। चलिए जल्दी से बताइए, दिमाग लगाइए ना, तीन वेक्टर है, तीनों का सम करके आंसर 0 आना है। ठीक है, OB एंड OC का पूछ रहा है, आपको बताओ रिजल्ट इसकी वैल्यू कितनी होगी। OA की वैल्यू दिया हुआ है, दिमाग लगाओ फिर फटाफट, और क्या। आज ही बताना है, बस ध्यान रखना। चलिए मैं कर दूं, आखिरी आखिरी सेकंड है तुम्हारे पास, अगर तुम बताना चाहते हो ठीक है, नहीं तो मैं शुरू कर रहा हूँ। बताएं बताएं, बहुत कॉमन, मैंने कहा ना फिजिक्स में कॉमन सेंस डर लगता है, कुछ नहीं आता है तो इतना आता है कि वी कैन रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। एक मिनट, मैं इसको साइलेंट कर दूं। ठीक है, देखो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ दिख रहा होगा, एक कंपोनेंट यहाँ दिख रहा होगा, दैट इज OC cos 45
45 एक कंपोनेंट दिख रहा होगा ओ, इसको मैं ई बोल दूं क्या? इसको मैं ओ ई बोलूंगा और इसकी वैल्यू किस तरह होगी बताओ? ओ सी साइन 45 है ना, 3 वेक्टर थे, ठीक है। अगर ये पूरा रिजल्टेंट 0 होना है तो इसका मतलब है कि ये ए वेक्टर था, मतलब ओ ए वेक्टर था जिसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, और इसके पीछे जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव वेक्टर हो, इसी का नेगेटिव होगा तो कैंसिल कर देगा। और इसी प्रकार से इसका एक कंपोनेंट OC 45 इधर आ रहा है cos 45, ये किसका नेगेटिव वेक्टर हो? OB का, तभी रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता 0। होगा कि नहीं ऐसा? सही है? बताइए भाई क्या नाम है इस लड़की का? आया? तो आंसर बताओ, जल्दी बताओ, अब तो आंसर बता दिया मैंने। OB की वैल्यू और OC की वैल्यू, OC cos 45 यहाँ लिख सकते हैं ना, OC cos 45 will be equal to OB and OC sin 45 will be equal to OE। OE is equal to OE लिख दें, बात तो एक ही है। चलो तुम लोग कंफ्यूज हो गए सर, यहाँ पे आएगा 10√2। क्या 10√2 कहाँ आ रहा है? मतलब उसको जब करेंगे सॉल्व करेंगे तब। ठीक ही कह रही हो, क्योंकि सर वो OA 10 हो जाएगा, तो अगर हम OC को और OC की वैल्यू तो निकल गई ना यहाँ से, OC 1/√2 ही आएगा, 10 into √2 आ गया, यहाँ से OB मिल गया, OB कितना आ गया 10, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। ये OC की वैल्यू ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो OC की जगह क्या आ जाएगा 10√2, cos 45 क्या होता है 1/√2, और ये किसके बराबर है? OB के बराबर। वैल्यू कितनी आ गई OB की 10, OB निकालना था और क्या निकालना था OC, आंसर आ गया। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। फॉर फिगर शोन इन फिगर व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स। अरे फॉर शोन सिचुएशन मैंने फिगर बोल दिया, अब इस पे भी कंप्लेन करो, इससे पहले मैंने बोल दिया। हम नहीं कर रहे हैं। What will be the magnitude of minimum force in Newton that can be applied in any direction so that resultant force is along east direction? जीरो नहीं बोला है, समझ गया? ईस्ट मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसके अलॉन्ग होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। बताइए आंसर। पहले अभी का रिजल्टेंट निकाल लो, उसके बाद हमें एक वेक्टर और चाहिए होगा जिसके वजह से पूरा रिजल्टेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। ठीक है, दिमाग लगाओ फटाफट, क्वेश्चन आसान है, आराम से करोगे तो हो जाएगा। इसको चाहो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो या फिर कंपोनेंट के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कई ऑप्शन इसको करने के, चाहे तुम आई जे के फॉर्म में कर लो, चाहे तुम्हें कंपोनेंट आता है तो कंपोनेंट के फॉर्म में कर लो, जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए, एंगल भी पता है। ठीक है, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। जल्दी करिए, टाइम नहीं है बच्चे, बहुत कम टाइम है। सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको पूरे मैग्नीट्यूड को शिफ्ट करना है किस तरफ, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इधर की वैल्यू, मैंने एक चीज बताई है कि नहीं, आई डोंट नो, अगर नहीं बताई तो अभी जान लो कि जो आपका रिजल्टेंट है वो उस तरफ शिफ्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इस दो वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, तो रिजल्टेंट उधर जाएगा जिधर की तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर एक तरफ मिनिमम मैग्नीट्यूड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्टेंट किधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। इन दिस केस अगर हम देखें तो मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, एक हो जाएगा वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, है ना, वाई कंपोनेंट। ठीक, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वाई कंपोनेंट
क्या हो जाएगा बताइए, 3 न्यूटन प्लस 5 साइन 37 मैंने बता दिया साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3 प्लस 5 इंटू, तो ये हो जाएगा मिनिमम फोर्स जो y कंपोनेंट में होगा वो कितना होगा, 6 न्यूटन। आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। 9 कैसे होगा बेटा, 3 प्लस 3 6 ही सुना है आज तक हमने, 5 कट गया, 1 इंटू 3 3 होगा, 3 प्लस 3 6 ही होगा, फिर ही 9 होगा। मैंने तो सोचा कंपोनेंट के फॉर्म में करते तो कैसे करते, मेरा चलो ये एक तरीका, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बात भूल गए, बात पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में करते तो क्या करते, सारे वेक्टर्स को आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, हमें क्या करना है, तीसरा वेक्टर को हमने एफ मान लिया, हम जिसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सच दैट रिजल्टेंट का आंसर क्या आता है, देखो 3 वेक्टर अगर तुमने मान भी लिया तो रिजल्टेंट का आंसर क्या आना चाहिए, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू और आई कैप, यही आना चाहिए ना। तो अब आप उस फॉर्म में सोच लीजिए, आपने कोई कांस्टेंट को लेके चलना है जिसको आप ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आपके गिवन फोर्स है उसको कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3i प्लस 4j फिर प्लस 5 cos 37 प्लस cos 37 i कैप प्लस 5 sin 37 j कैप, ये 4 होंगे प्लस वो जो फोर्स जो ऐड करने वाले हो, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के आई कैप आएगा। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मैं साइड ऐड करता हूँ बेटा, आपको दिक्कत होगी ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन देखो, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें रिजल्टेंट क्या चाहिए, रिजल्टेंट अलोंग चाहिए किसकी तरफ, अलोंग, तो मैंने बोल दिया कि क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन क्या है, आई कैप, ठीक। जो रिप्रेजेंटेड डायग्राम है उसके हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वेक्टर्स, एक दिख रहा है 4 न्यूटन का वेक्टर, एक दिख रहा है 3 न्यूटन, एक दिख रहा है 5 न्यूटन, तो मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, देन इट विल बी 3i कैप या 3j कैप, माफ करना 3j कैप, क्लियर है, ये y एक्सिस है, ठीक है, प्लस 4i कैप, सही है, ठीक। उसके बाद 5 जो है, 5 के 2 कंपोनेंट है, एक x एक्सिस एक और एक y एक्सिस, तो x एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, 5 cos प्लस साइन प्लस जो हम फोर्स ऐड करने वाले हैं इज इक्वल टू, रिजल्टेंट कितना आएगा, माफ करना, कर लोगे अब, चलिए देखिए भाई, मुझे ही करना है, फिर देखो क्या हो जाएगा, हमें f निकालना है ना, तो इसको पूरा सॉल्व करके रीअरेंज करना पड़ेगा उस तरफ, यही करोगे ना। चलो sin 37 याद है, 3/5 cos 37 भी लिख लो, रट जाओ, ठीक है, 3/5 था ना, हाँ सही तो है, तो 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16 बचेगा, आंसर कितना आएगा, 4। तुम नहीं कर पाई, फिर भी तो गलत बात है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 4/5, नहीं आता है किसी को तो मैंने ये बताया था, यहीं से मैंने आंसर निकाला है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस निकालना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 25, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 प्लस 25, 25 माइनस 9 16, और रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 37 क्या आ गया, 4/5, ठीक है। अब i कैप वाले को i कैप के साथ ऐड करेंगे, j कैप वाले को j कैप के साथ, तो 4 प्लस कितना आ जाएगा, 4/5 i कैप और प्लस 3 प्लस 3,
3/5 होगा, 5 कट जाएगा, 3 + 3 6 होता है। बेटा आप लोगों को बहुत जरूरत है जूनियर क्लासेस में जाकर पढ़ने की, भगवान ही मार के आई, मतलब आप इतनी बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं। 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस f इज इक्वल टू k i कैप। अब f निकालना था तो क्या हो जाएगा, k माइनस 8i कैप प्लस 6j कैप, magnitude of f will be equal to under root of k minus 8 square plus 6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यही एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ठीक है। डन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ये प्रॉपर्टी के फॉर्म में एक सेकंड में याद कर लो। किसी भी स्केलर से मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से किसी वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो उसको मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2i कैप, क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज आएगा। तो अगर 2i कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, तो क्या बन जाएगा 4i कैप। ठीक है, यही लिखा हुआ पहली लाइन में। ठीक, पहली क्या इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक, और अगर हम एंगल की बात करें, ठीक है, तो अगर कह रहे हैं देयर इज अ वेक्टर a एंड स्केलर k, तो b वेक्टर की वैल्यू क्या है, अगर k के बराबर है, c की वैल्यू क्या है, a/k, k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। मैंने उसी का एग्जांपल बनाया हुआ है। नहीं बच रहा, एकदम नहीं बचा, पढ़ भाई इसको आराम आराम से। वेक्टर a है, ठीक, एक स्केलर मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। मैंने सेम बेटा यहाँ किया तो तुम्हें कंप्लेन नहीं हुई, वहां लिखा हुआ है तो कंप्लेन हो गई। अरे ये 2 ही तो k है। वो मुझे बताया कि कांस्टेंट। हाँ बोलिए 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 बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बोल लेते हैं। तो a वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी, k स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नया वेक्टर बन गया, तो इसको b वेक्टर बोल दिया। तो मैं इस 4i को बोल दूं कि ये b वेक्टर है। b की वैल्यू कितनी है, 4i कैप, और ये वेक्टर कितना था मेरा, 2i कैप, k कितना था मेरा, 2, तो मैं b को लिख सकता हूँ 2 × 2i कैप। आप संतुष्ट हो? तो ये लिखा है k × a वेक्टर। ओके, ये तेरा k हो गया, ये तुम्हारा a वेक्टर हो गया। ठीक है, आगे एक नया वेक्टर मिला c वेक्टर। c वेक्टर ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, जहां पर ये a वेक्टर हो गया और ये k हो गया। ठीक है, ओके। आगे in multiplication of a vector by a scalar the magnitude becomes k times, जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने टाइम मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। while the direction remains the same, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर अगर देखा जाए, जैसा कि इसको और इसको देखेंगे, इनके बीच का एंगल 0, बिकॉज दोनों i कैप की तरफ जा रहे हैं। मतलब x एक्सिस के लॉन्ग दो पैरेलल लाइन, कभी भी बीच में एंगल कितना बनता है, 0। इन डिवीजन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी अगर वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं किसी वेक्टर को, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, 1/k टाइम्स, मतलब घट गया। ठीक है, एंड द डायरेक्शन रिमेन सेम, लेकिन डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पाया जाता। तो इसी प्रकार से अगर आपने नया वेक्टर c वेक्टर बनाया a/k, द डायरेक्शन विल बी सेम एज a, सो द मैग्नीट्यूड विल बी रिड्यूस्ड बाय 1/2 टाइम्स। इन माय केस एग्जांपल k की वैल्यू कितना है, 2, but the direction will be same, so the angle between them will be 0। ठीक है, एंगल कितना होगा, 0। डेफिनेशन क्या है, the scalar product of two vector is defined as the product of their magnitude with cosine of the angle between them। कह रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो जो उनका मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में एक कोसाइन का भी एक फंक्शन आएगा जो कि इन दोनों के बीच के एंगल के बराबर होगा, उसी का कोसाइन फंक्शन हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये वेक्टर a है, ये b वेक्टर है, अगर हमें क्या करना है, इनका स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसकी वैल्यू, इनके प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ये कितना है 3 न्यूटन, ये कितना है 4 न्यूटन,
तो ये जाएगा 12 इनटू, क्या किया मैंने, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दिया, एंड कोसाइन मतलब कॉस ऑफ एंगल, इनके बीच का एंगल मैंने आपको बता दिया कि 30 डिग्री है, ठीक, कॉस ऑफ 30, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू, अगर ये फोर्स है क्योंकि मैं न्यूटन लिया है तो क्या आ जाएगा, 6 न्यूटन। समझ गए कितना इजी है, यही लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में वर्क, तो इसका मतलब यहाँ से फिजिक्स थोड़ा छोटा फिजिक्स पढ़ लेते हैं ना। तो फिजिक्स में क्या करते हैं, जब ऐसी कोई क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन उसके फॉर्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है ताकि वो दोनों वेक्टर सॉल्व होने के बाद क्या दे, एक स्केलर क्वांटिटी को जन्म दे, जिसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर फोर्स भी आपका वेक्टर और एस भी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर के कौन से लॉ से, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिससे कि हमें वर्क मिल रहा है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल, ठीक है। तो एक फॉर्मूला रटा होगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ऐसे देख रही है ऐसे करके वो, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 sin 30 के बराबर, sin 60 के बराबर होता है ना, तो वो √3/2 आएगा ना। माफी माफी प्रभु, गलती हो गई मुझसे, मतलब पढ़ रही है तभी तो ऐसे ही देख ही रही थी, सबको निपटाना है, गलत पढ़ा दिया। नहीं मुझे लगा मैं नहीं नहीं सही बताया तुमने, मैं गलत हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो कोई तो पढ़ रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं बोले, तुम्हें पता था, तुम्हें पता होना चाहिए, तो क्यों बोला, बोला नहीं क्यों, तुमने बताया ही नहीं। देखो ये तो अच्छी बात है ना कि अगर मैं गलती करूँ और आप पकड़ लें, आप गलत, नहीं 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 ऐसा नहीं, ये गलत है, हिटलर छोड़ना है, मैं गलत हो सकता हूँ और मैं गलत भी पढ़ा सकता हूँ, आप अगर करेक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, अरे हो गई मिस्टेक, अब क्या करें, चढ़ा आके छू लें। कैन स्केलर प्रोडक्ट बी एवर नेगेटिव, बोल रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू मिले वो नेगेटिव मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बता सकते हो ये आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, आप बता लो। नहीं होगा, हो सकता है, कैसे, मैग्नीट्यूड कैसे नेगेटिव, दिमाग लगाओ थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके पास बहुत भगवान ने दिमाग दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक भाई साहब है जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा हाँ, ये कौन से क्वाड्रेंट में ये चेक कर लेंगे अगर नेगेटिव होगा, थीटा डिपेंड करता है, cos 120 कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक, समझ गए। तो ये भाई साहब डिसाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, यस इट कैन बी नेगेटिव, लिख लेना, ठीक, ओके। नेक्स्ट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल आप कर लेना, अभी करेंगे, ठीक है। यही एक सवाल पूछते हैं, एक शब्द मैं इंग्लिश का यूज करूंगा, मैंने कुछ जगह कॉमन सेंस बहुत है, पर्याप्त है फिल करने के लिए। मैंने वर्ड यूज किया प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन अनदर वेक्टर बी। क्या बोला मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए, यस, कोई एक वेक्टर है बी। तो इंग्लिश की अगर ध्यान से सुन लें तो शायद आंसर बता देंगे। प्रोजेक्शन का मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ, है ना। मैंने एक और वर्ड यूज किया था शैडो, जब कंपोनेंट पढ़ा रहा था, तो शैडो भी तो वही हो गया ना, है ना। तो अगर यहां से एक एंगल थीटा बना दे
ठीक, अब बताइए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर क्या होगा? सर 0 डिग्री। डिग्री कहां से आ गया? मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, तो कंपोनेंट ही तो पूछ रहा हूं का दो, तो वैल्यू क्या होगी? ए cos थीटा, क्योंकि ए का एक ही कंपोनेंट है जो बी पर जाके लाई कर रहा है। ए cos थीटा इज द आंसर। इतना सिंपल सवाल था, ठीक है। अब मुझे इसको बी वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। सवाल खत्म नहीं हुआ अभी में, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये कोई घुमा घुमा के कोई तुमसे अगर फिजिक्स में सवाल पूछ दे तो अगर ये आता रहेगा तो तुम फटाफट आंसर बता दो, ठीक है। तो एक सवाल तो ये हो गया, तो यहाँ एक हेडिंग बना ले गया, हेडिंग बना के लिख लेते हैं, है ना। मॉड्यूल में सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। मॉड्यूल अच्छे से पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा काम। तो हेडिंग क्या थी? प्रोजेक्शन ठीक है, वेक्टर का प्रोजेक्शन करना है, ठीक है। पहला प्रोजेक्शन करना है स्केलर फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर क्या आएगा बताओ? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी विल बी इक्वल टू ए cos थीटा। ये डायग्राम बना लेना। चलो मैं अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थीटा, ठीक। अब मुझे आंसर बताओ, अगर मुझे इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है सच दैट मुझे आंसर में ए cos थीटा मिले और डायरेक्शन क्या मिले? बी की। हाँ बचा नहीं ना, बहुत कठिन पूछ दिया मैंने। चलो देखो भाई, अगर मैं इसको ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर लिख दूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी यूनिट वेक्टर विल बी 1। तो 1 into a cos of angle between these two vectors that is theta। आंसर आ गया a cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा। और कैसे लिख सकते हो? इसका भी आंसर cos है। a cos थीटा ही तो आएगा बेटा। हाँ वो मुझे समझ में आ गया, तो क्या नहीं आया? सर कुछ पूछो बेटा, ऐसे आधा अधूरा पूछ के मतलब नहीं है ना। देखिए एक और तरीका है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। वो जब b की डायरेक्शन में जा रहा था आपने बताया, तो मतलब वो मतलब जो a वाला था वो मतलब कि इधर जा रहा था, तो उसकी शैडो पड़ेगी नहीं। प्रोजेक्शन वही तो कहते हैं उसको, हाँ। ठीक है। ठीक तो है। प्रोजेक्शन क्या बोला? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b, b के डायरेक्शन में a का कौन सा कंपोनेंट होगा? a का कंपोनेंट। तो बोल तो नहीं, ये पढ़ना भाई, वेक्टर a का प्रोजेक्शन। तो वेक्टर a को प्रोजेक्ट किया तो a cos थीटा ही तो बन रहा है, और a cos थीटा डायरेक्शन कौन सी होगी? हमेशा b की होगी। ये जो मैंने लिखा है इसको ध्यान समझ लो, ये a वेक्टर है और b वेक्टर है, a b cos थीटा आएगा और नीचे भी b है, b भी कट जाएगा, बचेगा a cos थीटा, ठीक है। और कोई फॉर्म में आप लिख सकते हैं? सर ab cos थीटा एक लास्ट फॉर्म इसका पॉसिबल है, वो यही है सर। एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, a का स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। बचेगा सिर्फ cos थीटा, ये हो जाएगा a b cos थीटा, नीचे a b भी कट जाएगा, बचेगा cos थीटा, आंसर a cos थीटा आ गया, ठीक है। चलिए ये तो आसान था इसलिए कर लिया आप। सेकंड, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा?
बताओ, हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा बताओ, फिर से वही लिखूंगा, प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्म। बेटा इतना तो पढ़ डाले हो, इतना तो कहोगे, सिर्फ मुझे डायरेक्शन दे दो। इसका हमें वैल्यू तो पता है, दैट इज a cos थीटा, बट हमें डायरेक्शन नहीं पता है। डायरेक्शन के लिए हमें b यूनिट वेक्टर लगाना है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। तो प्रोजेक्शन ऑफ a vector on b vector in vector form will be a cos theta into ये into है मल्टीप्लिकेशन b यूनिट वेक्टर। वहां डॉट मत लगा लेना, डॉट लगा लोगे तो कंफ्यूज होगे ना, मल्टीप्लिकेशन लगा लो। ठीक, ये चाहिए हमें, यही तो चाहिए ना वेक्टर फॉर्म में। तो आप फिर से इसको लिख के बताओ ऐसे, तब a डॉट तो नहीं लिख सकते, कि लिख सकते हैं? तो सबसे सिंपल तरीका तो यही हो गया, a वेक्टर डॉट b यूनिट वेक्टर, बस छोड़ दे ऐसे। और क्या लिख सकते हैं? ये सब लिख सकते हैं, बस बाद में एक b यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना? तो और एक तरीका है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b इनटू b यूनिट इनटू करना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ, कौन कौन से स्टेप सब बता देंगे, जल्दी पूछो। ये स्टेप इधर, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर a इंटू b, b कितना 1 है ना, तो 1 इंटू a cos थीटा, a cos थीटा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, डायरेक्शन, तो वेक्टर हो गया। यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो a b cos थीटा और b b कट जाएगा, a cos थीटा इंटू डायरेक्शन। ठीक है आयुषी, कोई सवाल है? जबरदस्ती बोल ली आ रहा है, कोई डाउट है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन करना था, एक वेक्टर a है, एक वेक्टर आपका b है, कह रहे हैं फाइंड द, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। हमें n की वैल्यू चाहिए जिससे कि a वेक्टर b वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। अभी जो पढ़े हो उसी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या पढ़े हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है 90, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a b cos थीटा। थीटा कितना है 90, cos 90 कितना होता है बताइए, सर 0। cos 90 0, तो मतलब इसका क्लियर है कि अगर मैं a वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करूं b वेक्टर से तो आई विल गेट 0। तो कर लो, अपना दिमाग लगा लो। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ाया था, तो सिखाया था, नहीं सिखाया तो अभी सिखा देता हूँ। I वेक्टर डॉट I वेक्टर विल गिव यू 1, I वेक्टर डॉट J वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, I वेक्टर डॉट K वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है 4i प्लस nj माइनस 2k, जो बचपन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखा था उसी तरीके से अगर हम कर लें तो आंसर हमें मिल जाएगा। सो इसका मतलब है 2i जब 4i से मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर आपका 8 आएगा, बाकी सब में 0 आना है ना? कैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 2i जब nj से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो n से हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने सिखाया था न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। लेकिन जैसे ही i डॉट j करेंगे ये गया 0। मतलब एक लाइन में सीखना है तो क्या मतलब i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है लिख डालो, बीच में जो साइन होगा। मतलब यहाँ सीधे लिख दूंगा मैं 8 फिर 3nj प्लस 3n, j कहाँ से आ गया बेटा, 1 है और यहाँ -2 है, 1 into -2 -2 is equal to 0, 3n is equal to -6, n is equal to -2। ठीक, डन हो गया। नेक्स्ट, 3 vectors a b and c are such that a vector is equal to b vector plus c vector
and their magnitude are in ratio of 5:4:3 ratios आते हैं, बताओ फिर। A वेक्टर अपॉन B वेक्टर का रेशियो 5/4 होगा, ठीक है। B एंड C का रेशियो क्या होगा 4/3, ठीक है। रेशियोज A B C के ऑर्डर में दिए हुए हैं, ठीक है। ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, ये जो सवाल आपके सामने है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड C, आपको निकालना है एंगल बिटवीन A एंड C, A और C के बीच का एंगल निकालो, जल्दी से ट्राई करो। सर 45 रॉन्ग, तुम निकाल नहीं पाओगे आखिरी में आके, तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि जो थीटा है 53 डिग्री आएगा, तो तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जो कि रेशियो के फॉर्म में होगी। अगर आपको कॉस थीटा 3/5 मिल गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, आज मैंने आपको दो एंगल्स की वैल्यू सिखाई सवालों के थ्रू, 37 और 53, तो आप साइन 53 बता देना, बाद में घर के लिए होमवर्क है, ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन कर लो बस। 4/5 अरे वो तो sin 37 मैंने नहीं, गलत नहीं बोला तुमको, तुमने खुद ही अपना आंसर विड्रॉ कर लिया। हाँ तो मुझे थोड़ा- लगा कि मैं गलत ही हूँ। गलती क्या है, इसका एक तरीका है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, हाँ तो वही आने वाला है 4/5, और कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए अभी मुझे आंसर बताइए, आंसर बताइए, करने की कोशिश तो करो, ट्राई करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ। अरे जो गिवन है वो तो लिख डालो, कभी कभी इतना तो करो। और क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ A माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, या फिर A माइनस C इज इक्वल टू B वेक्टर, कुछ भी कर सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, A माइनस C इज इक्वल टू, जो यूज होगा वो यूज कर लेंगे, ठीक है। करिए, आप कुछ ट्राई करिए। कसम खा लियो नहीं करोगे कुछ भी आज। देखो, बाय टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 का कर दे। ठीक है, देखो A वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट, अच्छा अभी जो पढ़ाया उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही मुझे स्केलर फॉर्म में मिलेगा। इसका भी एक पर्पस है, ऐसे नहीं हवा में रटने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस को इसलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि हमें इसकी स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड तो निकाल सके कम से कम, ठीक। तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर को हटना पड़ेगा, सिर्फ हमें वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हमें जो रेशियो मिला है वो मैग्नीट्यूड का मिला है। अगर मैं उस चीज को इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे पहले इसको वेक्टर से स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, दैट इज व्हाई मैंने ये सीखा कि अगर दो सेम वेक्टर है उनको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सेम वेक्टर है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। जब एंगल 0 हो जाएगा तो मुझे कुछ करना नहीं है, cos 0 1 होता है, तो सिर्फ उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो इस लॉजिक से a माइनस सी इंटू a माइनस सी क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया ना सॉल्व, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब कर लो सॉल्व, अभी भी नहीं कर पाओगे तो करो, फिर सॉल्व करो। तुम्हें रेशियोज पता हैं तो उनका यूज कर लेना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा। हमें क्या करना था, a एंड c वेक्टर के बीच का एंगल निकालना था। दैट इज व्हाई a और c को लिया, दैट इज व्हाई
ए माइनस बी नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें ये वाला जो टर्म आएगा कॉस वाला टर्म, तो वो इन दोनों के बीच का एंगल वाला आएगा। अपने को थीटा वो चाहिए जो ए और सी के बीच का हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 3 का यूज किया। अगर मुझसे यही क्वेश्चन बदल दो और मुझसे कहो कि मुझे ए एंड बी का चाहिए, तो मैं उस इक्वेशन को जिंदगी में यूज नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करूंगा। किसी ने मुझसे बोल दिया कि मुझे बी एंड सी के बीच का एंगल चाहिए, तो मैं कुछ बनाऊंगा ही नहीं, इक्वेशन गिवन है वही यूज कर लूंगा। मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपको सिखाई, सुन लेना वापस से ध्यान से। अगर पूछ दिया ए एंड सी के बीच का एंगल, तो इक्वेशन नंबर 3, ए एंड बी का तो इक्वेशन नंबर 2, ए और बी और सी का तो इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस लगेगा, क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी हैं सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो इधर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर। अपने को क्या चाहिए, cos थीटा, ठीक है, तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac cos थीटा। Then cos theta will be equal to a square plus c square minus b square upon 2ac. Done? बस उठा के वैल्यू पुट कर दो, कर ले भाई। मैंने सही करा था और मैंने कर लिया, डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे कहते कहते पूरा साल ना बीत जाए। ये क्या दिया हुआ है, a रेशियो b 5/4। अब आप कहेंगे सर a की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, मैं कहूँ k ले सकते हैं। k क्या है, कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो a विल बी इक्वल टू 5k, b विल बी इक्वल टू 4k एंड c विल बी इक्वल टू 3k। देखते ना c को ध्यान से, यहाँ पर देखो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5k स्क्वायर, दैट इज 5k का होल स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा 9k स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर, k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 into a into c, तो a क्या है 5k, c कितना है 3k, 15k स्क्वायर, तो k स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन लेते ही कट जाएगा। तो इसका मतलब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 4k का 4 स्क्वायर, माफ करना k लिख दिया, b को मैंने पहले लिख दिया है, ठीक, प्लस c कितना है 3। तो cos 60 आएगा? नहीं बच्चा क्या कर रहे हो, नीचे 2 into a कितना है 5k है, लेकिन मुझे पता है मैंने k क्यों नहीं पुट किया, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया है पहले, ठीक। तो ऐसे केसेस में कभी भी अगर डायरेक्टली लिखना है तो पहले चेक कर लेना क्या इस फॉर्म में बन रहा है कि न्यूमरेटर में जो k है डिनोमिनेटर में जो k है वो कट रहा है कि नहीं। हर बार ऐसे नहीं कर सकते हैं आप लोग, वैसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं जिसमें आपको ऐसी सिचुएशन आए, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको ऐसे ही मिलेंगे, बस वहां पर गेट नहीं कर पाते, आप वैल्यू नहीं समझ पाते कैसे पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट भूल जाते हैं, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ क्यों किया मैंने, ठीक है। और लास्ट में यहाँ क्या जाएगा c, दैट इज 3, ठीक, कितना आ गया 25 माइनस 16 प्लस 9, नीचे 30 आएगा, 30 आएगा, ऊपर कितना बचेगा 18/30, ये सब मेरा नहीं होगा। और उसके बाद तुमने बता दिया 60 है। हाँ एक्चुअली मैंने तो कितना आएगा 3/5। 3/5, गुड, बस यही आंसर है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 3/5 है, थीटा कितना होगा 53, अभी बताया था ना, तो बस वही इसका आंसर है। थीटा कितना आ गया 53 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ cos 53 इज इक्वल टू होता है 3/5, ठीक है, डन। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बैड न्यूज यही है क्योंकि अभी एक टॉपिक बचा है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, बस ये फाइनल टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर डन हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और इसके बाद हम लोग मोशन क्वांटिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू।